वेलकम टू सागर एबीसी ट्यूटोरियल्स। आज आप सभी लोगों को ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जो उत्तक है उसका फुल एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग पूरे वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो, क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 6 कौन सा उत्तक, इंग्लिश में क्या बोला गया? टिश्यू। ध्यान से सुन लो। पहले क्या है कि जितने भी प्राणी या पौधे हैं सब किससे बने होते हैं? छोटी छोटी किससे? कोशिकाओं से बने होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि एक कोशिका में क्या होता है? सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कोशिका में क्या अंतःग्रहण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सब कहाँ पर? एक ही कोशिका में संपन्न हो जाता है। देखो, कोशिका, कई कोशिका मिला तो क्या बना? उत्तक। कई उत्तक मिला तो क्या बना? अंग। और कई अंग मिला तो क्या बना? अंग तंत्र। और जब कई अंग तंत्र मिले तो क्या बना? जीव। अर्थात कह सकते हैं कि सभी को जीवों का मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका। सभी जीवों की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है। फिर देखो, कोशिका के समूह को क्या कहा गया? उत्तक। कोशिका के समूह को क्या कहा गया? उत्तक। बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है? श्रम विभाजन। क्या बताए थे कि देखो, व्याहार नाल का अलग काम, श्वसन नली का अलग काम है ना, हृदय का अलग काम, तो सबका क्या कहता है? अलग अलग काम है, तो विभाजन है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जो एक तरह के कार्य का संपन्न करती है सदैव किसमें रहती है? समूह में रहती है। और शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थानों पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। फिर देखो, अगला क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि क्या पौधे तथा जंतु दोनों एक ही प्रकार के उत्तक से बने होते हैं? तो पौधे तथा जंतु दोनों एक ही प्रकार के उत्तक से बने होते हैं क्या? नहीं, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। कुछ कुछ समानताएं हैं तो कुछ क्या विषमताएं भी है। देखो क्या लिखा है, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। दोनों में क्या है? स्पष्ट अंतर। पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। वे गति करते हैं क्या? नहीं गति करते हैं। पौधों को अधिक मात्रा में सहारा की जरूरत होती है और ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय क्या होते हैं? मृत कोशिका का बना होते हैं। फिर देखो, सभी जंतु भोजन, साथी, आश्रम के लिए इधर उधर क्या करते हैं? विचरण करते रहते हैं और ये पौधों की अपेक्षा क्या करते हैं? अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जंतुओं में अधिकांश उत्तक क्या रहता है? जीवित रहता है। जंतुओं में अधिकांश उत्तक क्या रहता है? जीवित रहता है। फिर देखो, पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर क्या होते रहते हैं? विभाजित होते रहते हैं। पेड़ पौधों के वो ऐसे अंग हैं जो क्या हर एक अंग जीवन भर क्या होता है? विभाजित होते रहता है। हम लोग का उम्र 18 साल हो जाने के बाद, 19 साल हो जाने के बाद हाइट बढ़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधे जीवन पर्यंत तक क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। देखो क्या लिखे, उत्तकों में विभाजन क्षमता के आधार पर ही पादप उत्तक का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? उत्तकों में क्या विभाजन क्षमता के आधार पर ही पादप उत्तक का क्या किया गया? वर्गीकरण। कौन सा? विभोज्योत्तक या पहला वृद्धि उत्तक और दूसरा कौन दिया? अस्थायी उत्तक। क्या बोला गया? विभोज्योत्तक क्या क्या? वृद्धि उत्तक या फिर क्या बोला गया इसे? अस्थायी उत्तक। फिर से ध्यान से देखो, विभोज्योत्तक किसे कहा गया? पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। पौधों की वृद्धि क्या होती है? कुछ निश्चित क्षेत्रों में। कहाँ कहाँ होती है? तो ये फिगर दिया हुआ देखो, ये पेड़ पौधों का सबसे ऊपरी वाला भाग दिखाया जिसको बोला गया क्या? शीर्षस्थ विभोज्योतक। यानी पेड़ पौधों, इसके कारण से पेड़ पौधों की लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। फिर आया अंतःवृष्टि विभोज्योतक, मतलब दो गांठों के बीच की दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। और तीसरा कौन बताया? पार्श्व विभोज्योतक। कौन सा? पार्श्व, जिसके कारण से पेड़ पौधों की गोलाई यानी मोटाई क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये तीन प्रकार की क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है। देखो, विभोज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें किसमें? पहला शीर्षस्थ में, दूसरा कैम्बियम यानी पार्श्वीय में, तथा तीसरा कौन? अंतःवृष्टि में किया जाता है। कैम्बियम को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्श्वीय। विभोज्योतक की तरह तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोज्योतक की तरह ही होती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती और परिपक्व होती है इनके गुणों में धीरे धीरे क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और ये दूसरे उत्तकों की घटकों के रूप में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब कि पेड़ पौधों की देखो, एक जो नया बढ़ गया, पेड़ पौधों की एक भाग क्या हो गया?
बढ़ गया, और बढ़ जाने के बाद अब तो ये भी तो बढ़ेगा आगे, ये भी आगे बढ़ेगा। तो ये तो विभाजक तो था पहले, लेकिन ये भी अभी विभाजित करके क्या होगा, पेड़ को आगे बढ़ेगा। इसकी गोलाई देखते हो ना, पेड़ पौधों में गोलाई इस प्रकार से होते रहता है, कई वलय पाए जाते हैं। वलय के हिसाब से बता सकता है लोग गिन करके कि ये पेड़ पेड़ इतने साल का मोटा हो गया। समझ गए क्या? फिर ये सब है शीर्षक, अंतर्दृष्टि और कौन सा पार्श्व विभोजक। चलो फिर आगे कल बताएंगे। फिर आगे का टॉपिक क्या है देख लो। पर्रो, पर्रो के शीर्षक विभोजक जड़ तथा किसका, तना के, जड़ तना के वृद्धि वाले भागों में रहता है। क्या बोल रहे, ध्यान से सुन लो। पर्रो शीर्षक विभोजक कौन सा, पर्रो शीर्षक विभोजक कहाँ पर रहता है, जड़ तना, जड़ तथा कहाँ पर, तना की वृद्धि वाले भागों में रहता है। यानी तना भी ऊपर बढ़ता है, वहां पर भी रहता है, और कहाँ पर, जड़ पे भी रहता है, जहां उनकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर देखो, तने की परिधि या मूल में वृद्धि, तने की परिधि यानी तना का मोटा होना या उसके मूल में वृद्धि पार्श्व विभोजक के कारण से होता है। इसके कारण से, पार्श्व विभोजक के कारण से, है ना। फिर देखो, अंतःवृष्टि विभोजक, अगला पॉइंट क्या लिखा है, क्या, अंतःवृष्टि विभोजक पर्व संधियों के पास पाया जाता है। 3 प्रकार का विभोजक बताए थे ना, जो एक क्या करता है, पेड़ पौधों की लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है। उसे क्या बोला गया था, शीर्षक विभोजक। जो क्या किया गया, पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ाया, उसे क्या कहा गया, पार्श्व विभोजक। और दो गांठों के बीच जो संधि पाया गया है ना, विभोजक हुआ, उसे क्या बोला गया, अंतःवृष्टि विभोजक कहा गया। फिर देखो, विभोजक की कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है, विभोजक की कोशिकाएं क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, और अस्पष्ट केंद्रक होता है। जैसे पेड़ पौधों को तोड़ करके देख लीजिए एक टहनी को, और सबसे लास्ट वाला भाग को देखिए, तो वहां वाला भाग एकदम क्या रहता है, कोमल रहता है, एकदम हल्का रहता है, बहुत ज्यादा मुलायम भी रहता है ना। वो किसके कारण से, तो विभोजक की कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है, उनके पास बहुत अधिक क्या होता है, कोशिका द्रव, क्या है, पतली कोशिका भित्ति, और केंद्र क्या रहता है, अस्पष्ट रहता है, जिसके कारण से, लेकिन क्या चीज नहीं रहता है, राजधानी नहीं होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कौन सा, अस्थायी उत्तक। कौन सा, अस्थायी उत्तक। देखो, यह उत्तक जो विभाजन होने की क्षमता को खो देता है। अस्थायी उत्तक किसे कहा गया, विभाजन होने की क्षमता को क्या कर देता है, खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी उत्तक का क्या होता है, निर्माण होता है। विभाजन की क्षमता को खो देना और विशिष्ट रूप से कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदीकरण। क्या लिखे, ध्यान से सुनो, विभाजन की क्षमता को खो देना और कार्य करते रहना, है ना, अस्थायी रूप से, और आकार लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। अर्थात पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायता प्रदान करते रहती है, लेकिन अपना क्या करना है, विभाजन की क्षमता को क्या कर देना है, खो देना है। कौन कौन सा है इसमें, देखो, अस्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा कौन सा, जटिल अस्थायी उत्तक। पहला देखो, सरल अस्थायी उत्तक किसे कहा गया, त्वचा के, हम लोग के जीव के अंदर, त्वचा के अंदर, पेड़ पौधों में भी है चमड़ा, तो कौन सा, उसके छिलका। एपिडर्मिस के नीचे कोशिका के कुछ परत होती है, जिसे क्या कहा गया, सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। कौन सा पहला बताया, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। पेरेन्काइमा क्या है, सबसे अधिक पाए जाने वाला क्या है, सरल अस्थायी उत्तक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिका का बना होता है। ये किसका बना होता है, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, पतली होती है। ये जीवित कोशिका है जो बंधन मुक्त होता है, जिसके कारण उत्तक की कोशिकाएं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। पेरेन्काइमा क्या काम करता है, देखो, यह एक सरल अस्थायी उत्तक है, किसका बना होता है, तो पतली कोशिका भित्ति वाला बना होता है। ठीक है, और क्या काम करता है, ये जीवित कोशिका है जो बंधन मुक्त होता है, जिसके कारण उत्तक की कोशिकाओं के मध्य क्या हो जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। यह उत्तक प्रायः भोजन का भंडारण करता है।
पेरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या काम करना है? भोजन का भंडारण करना। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो, कुछ पेरेन्काइमा में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जिसमें क्या पाया गया? पेरेन्काइमा। क्या पाया गया? क्लोरोफिल। जिस पेरेन्काइमा में क्या पाया गया? क्लोरोफिल पाया गया, वह भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसके कारण इस प्रकार के पेरेन्काइमा को क्लोरेनेकाइमा कहा जाता है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? क्लोरेनेकाइमा कहा जाता है। कहने का मतलब क्या बताएं कि जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया गया उसे क्या कहा गया? क्लोरेनेकाइमा कहा गया। फिर देखो, जलीय पौधा, जो पौधे कहां पर रहते हैं? जल में। उसमें जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं के मध्य बड़ी गुहिकाएं होती है, यानी क्या होता है? खाली स्थान होता है, जिसके कारण ये जल में आसानी से क्या कर पाता है? तैर पाता है। इस प्रकार के जो पेरेन्काइमा को एरेनेकाइमा कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में समझो, जो पौधो कहां पर? पानी में हो और उसके बीच क्या हो? गुहिकाएं हो, है ना? तो उस प्रकार के पेरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? एरेनेकाइमा कहा जाता है। फिर देखो, स्क्लेरेनेकाइमा। अगला टॉपिक क्या है? पहला कौन पढ़े हम लोग? पेरेन्काइमा। दूसरा कौन सा? स्क्लेरेनेकाइमा, है ना? यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनेकाइमा क्या करता है? पौधों को कठोर एवं क्या? मजबूत बनाता है। जैसे नारियल का रेशा युक्त छिलका किसके बना होता है? तो स्क्लेरेनेकाइमा का बना होता है। नारियल का जो छिलका बना होता है किससे बना होता है? स्क्लेरेनेकाइमा से। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है और लंबी एवं क्या? पतली पतली होती है। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है ना? इस उत्तक की भित्ति किसके कारण से मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है, और इतनी मोटी कि इसके अंदर कोई रिक्त स्थान नहीं होता। समझे? चलो नोट करो। देखो, अल्लाह रे, स्क्लेरेनेकाइमा के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से सुनो इधर। ये स्क्लेरेनेकाइमा के बारे में हम लोग देखे थे कि यह उत्तक पौधों को क्या करता है? कठोर एवं मजबूत बनाता है। नारियल का रेशा युक्त छिलका इसी उत्तक से बना होता है। नारियल का जो छिलका बना होता है किससे बना होता है? स्क्लेरेनेकाइमा से। इस उत्तक की कोशिकाएं हमेशा क्या होती है? मृत होती है और लंबी एवं क्या होती है? पतली होती है। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। क्या होता है इसका? लिग्निन पाया जाता है। इसी में देखो, यह उत्तक कहां पर? स्क्लेरेनेकाइमा कहां पर? तो यह उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्तों के सिराओं में तथा बीजों के कठोर छिलका में पाया जाता है। देखो कहां कहां बता रहा है। तो स्क्लेरेनेकाइमा कहां पर? संवहन मंडल में। संवहन मंडल कौन कौन? जाइलम एवं फ्लोएम, है ना? पत्तों के सिराओं में भी तथा बीजों के कठोर छिलकों में भी क्या होता है? पाया जाता है। फिर देखो, एपिडर्मिस कोशिका सबसे बाहरी परत है। एपिडर्मिस कोशिका क्या है? सबसे बाहरी परत है। यह प्रायः किससे? एक ही कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? एक ही कोशिका से। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं कि जहां पर बरसात होता ही नहीं है, शुष्क स्थानों में मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस की परत क्या हो जाती है? मोटी होती है, जो क्या करता है? जल के क्षय होने से बचाता है, यानी पानी की बर्बादी को क्या करता है? रोकता है। फिर देखो, पत्ती में एपिडर्मिस बहुत छोटे छोटे छिद्रों के रूप में भी दिखाई देता है। पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र। रंध्र को दो वृक्क कोशिकाएं घेरे रहती है। छिद्र को किसने? दो वृक्क कोशिकाएं क्या रहती है? घेरे रहती है, जिन्हें क्या कहा गया? रच्ची कोशिका कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? रच्ची कोशिका। कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इन्हीं रंध्रों के द्वारा करती है ना? मतलब पेड़ पौधे जो श्वसन लेते हैं, श्वसन लेने की प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहां से? तो रंध्र के द्वारा किया जाता है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का काम करती है। जड़ में जो एपिडर्मल कोशिका पाया गया वो क्या काम करती है? पानी को सोखने का काम करती है। उनमें बाल जैसी संरचनाएं होती है। पेड़ पौधों की जो जड़ होते हैं, जड़ में क्या होती है? बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिसके कारण से सतह क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर देखो,
मरुस्थलीय पौधे का बाहरी सतह वाला एपिडर्मिल किसका बना होता है? क्यूटिन का लेप का। किसका बना होता है? क्यूटिन का लेप होता है। जैसे जैसे वृक्षों की आयु बढ़ती है, फिर अगला पॉइंट देखो क्या लिखे, जैसे जैसे वृक्षों की आयु बढ़ती है उसके बाद सुरक्षात्मक ऊतकों में क्या होते जाता है? परिवर्तन होते जाता है। और द्वितीयक विभोजक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क की पतली परत से बनी होती है, इन छालों की कोशिकाएं प्राय हमेशा क्या होती है? मृत होती है। फिर लास्ट पॉइंट क्या लिखे कि इनकी भित्ति पर क्या सुब्री नामक पदार्थ होता है, जो क्या करता है? छालों, जो इन छालों को क्या करता है? हवा से पानी के लिए क्या करता है? अभेद बनाता है। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा जटिल स्थायी ऊतक। चलो देखो आगे का टॉपिक, जटिल स्थायी ऊतक। कौन सा? जटिल स्थायी ऊतक। जटिल ऊतक क्या है? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जटिल ऊतक क्या बोला गया? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है, और सभी एक साथ मिलकर क्या करते हैं? एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया कौन सा? जाइलम और क्या? फ्लोएम। जाइलम, जाइलम का मतलब क्या होता है? जो कोशिका, जो ऊतक क्या करता है? पानी को, खनिज लवण को कहां से? जड़ से खींच करके कहां तक? पत्तियों तक ले जाता है, उसे क्या कहा गया? जाइलम। देखो जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहा जाता है? संवहन ऊतक भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन मतलब ले आना, ले जाने वाला काम। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो उनके स्थलीय वातावरण में रहने के लिए क्या करती है? अनुकूल बनाते हैं। फिर देखो जाइलम जो है वो किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? देखो जाइलम ट्रेकिडा से। जाइलम किससे? ट्रेकिडा से। वाहिका से, जाइलम पेरेंकाइमा से, और जाइलम रेशा से मिलकर के बना होता है। जाइलम किससे किससे? ट्रेकिडा से, वाहिका से, जाइलम पेरेंकाइमा से, और जाइलम किससे? रेशा से मिलकर के बना होता है। फिर देखो ट्रेकिडा एवं वाहिका, ट्रेकिड एवं क्या? वाहिका की कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, और इनमें परिपक्व कोशिकाएं मृत कोशिका होती है। इनमें जो बढ़िया कोशिका होता है वो कैसा होता है? मृत होता है। फिर देखो ट्रेकिड एवं वाहिकाएं की संरचना किसके आकार का? नली के आकार का होता है। ट्रेकिड एवं वाहिकाएं की संरचना किसके आकार का होता है? नली के आकार का। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण को किधर की ओर? ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ध्यान से समझो, ट्रेकिड और कौन? वाहिकाएं क्या काम करती है? तो पानी को, खनिज लवण को किधर की ओर? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या? सीधा, यानी ऊपर की ओर खींचने का काम करती है। जाइलम रेशा क्या करता है? मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। जाइलम रेशा का क्या काम है? सहारा प्रदान करना। फिर देखो इसी प्रकार से फ्लोएम, फ्लोएम 5 प्रकार का होता है। फ्लोएम कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन? चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेंकाइमा, और कौन सा? फ्लोएम रेशा। सबका अलग अलग काम है। देखो क्या क्या है। तो चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली नली के आकार का होता है। चालनी को नलिका किसके आकार का? तो छिद्रित और भित्ति वाली नली के आकार की कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो बना हुआ जो पत्तियां अपना भोजन बनाती है, वो भोजन बनाने के बाद पूरे शरीर में क्या पहुंचाने का काम करती है। फिर देखो फ्लोएम रेशा को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिका होती है। अर्थात कहने का मतलब कि फ्लोएम रेशा मृत कोशिका है, बाकी बात फ्लोएम की और जो 4 वो कोशिकाएं हैं वो सब क्या है? जीवित कोशिका। फिर देखो आया जंतु ऊतक। कौन सा? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में हम लोग पढ़ेंगे रक्त और पेशिये। रक्त और क्या? पेशिये दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले क्या है? ऊतक है। पशु ऊतक पौधों और जानवरों के ऊतक में ऊतक समान संरचना और कार्य करने वाले कोशिका समूह को दर्शाता है। विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक में कौन कौन बताया? पहला बताया एपिथेलियम ऊतक, फिर कौन सा? संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, और कौन सा? तंत्रिका ऊतक। हम लोग अभी 4 गो टॉपिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन? एपिथेलियम, संयोजी, पेशीय, और कौन सा? तंत्रिका ऊतक। चलो नोट करो।
देखो एपिथेलियम ऊतक, कौन सा ऊतक के बारे में बात किया जा रहा है? एपिथेलियम ऊतक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है ना। एपिथेलियम ऊतक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं में भी पाया जाता है। एपिथेलियम ऊतक कहाँ कहाँ बता रहा है? बहुत से अंगों और कहाँ पर? गुहिकाओं में भी क्या करता है? ढकता है। जैसे कहाँ पर? त्वचा में, मुंह में, आहार नली में, रक्तवाहिनी नली के अस्तर में, फेफड़ा की कुपिकाओं में, वृक्कीय नली में, ईटीसी में सब क्या है? एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। ये शरीर के भिन्न भिन्न अंग तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने का क्या करता है? अवरोध का भी निर्माण करता है। यानी हमारे देखो ये जो छाती है, उस छाती में क्या है? फेफड़ा भी है और साथ में क्या है? हृदय भी है। फेफड़ा और क्या है? हृदय भी है। तो फेफड़ा को अलग रखता है, हृदय को भी क्या करता है? अलग रखता है। फिर देखो पेट में क्या है? छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना, यकृत है, अग्नाशय है, अग्नाशय है, ऐसा सब कहाँ पर है? पेट में है। तो सब अंगों को क्या करता है? अलग रखने का काम करता है। कौन? ये एपिथेलियम ऊतक। जो भी पदार्थ शरीर के अंदर जाता है या बाहर निकलता है, वह एपिथेलियम के किसी न किसी परत को छू करके क्या होता है? गुजरता है, या किसी न किसी परत से होकर के क्या होता है? गुजरता है। एपिथेलियम ऊतक की संरचना उसके कार्य पर निर्भर करती है। एपिथेलियम कहाँ पर होगा? जैसे फेफड़ा का एपिथेलियम तो फेफड़ा के अनुसार से होगा, है ना। हृदय का जो एपिथेलियम ऊतक होगा वो हृदय के कार्य के अनुसार से होगा। छोटी आंत का, बड़ी आंत का, सबका किसके? तो जहां पर है उसका कार्य है, उस पर उसकी संरचना क्या करता है? निर्भर करता है। फिर कोशिकाओं में रक्त नलिका, कोशिकाओं में कौन सा? रक्त नलिका। जहां पदार्थों का संवहन पारगम झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर कौन सी? चपटी एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। 4 गो स्तंभाकार बताए थे ना, 4 गो ऊतक बताए थे एपिथेलियम। 4 में से पहला कौन बताए? कि देखो कोशिकाओं में जहां रक्त नलिका, जहां पदार्थ का संवहन किसके द्वारा? पारगम झिल्ली के द्वारा। पारगम झिल्ली का मतलब क्या? जहां चुन चुन करके अंदर जाना, चुन चुन करके क्या कर देना? बाहर करना। वहां पर कौन सी ऊतक पाई जाती है? चपटी एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। फिर देखो आहार नली में तथा मुंह के स्तर पर, आहार नली में तथा कहां पर? मुंह के स्तर पर कौन से? सल्की एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। सब एक का क्लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शरीर के रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा, हम लोग का जो त्वचा भी बना हुआ किससे बना हुआ है? सल्की एपिथेलियम ऊतक से ढका हुआ। त्वचा के एपिथेलियम कोशिका इनको कटने या फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होता है। तो हम लोग का ये जो चमड़ा है, वो चमड़ा भी क्या होता है? कई परतों में क्या होता है? व्यवस्थित होता है। कभी कभार कब देखने को मिलता है? जो लोग कभी कट जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो उनके परत को ये देखने में मिलता है। तब फिर देखो जहां श्वसन और श्रावण होता है, जहां पर क्या लिखा हुआ? श्वसन और क्या? श्रावण होता है। जैसे आंत के भीतरी स्तर में, आंत के कहां पर? भीतरी स्तर में, वहां लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है और वहां स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। कौन कौन सा? देखो क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ सकते हैं आपसे कि श्वसन और श्रावण होता है उस जगह पर किस प्रकार की ऊतक पाई जाती है? तो जवाब में देंगे क्या? ये स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। फिर देखो श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाप भी होता है, यानी श्वास लेना और देना भी होता है, यानी छोड़ना भी होता है। जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं के सतह पर बाल जैसी संरचना भी होती है और ये पक्षमाप गति भी कर सकती है तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करती है और इस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक को क्या? पक्षमापी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये था आप लोग का कौन सा? एपिथेलियम ऊतक। कल का टॉपिक रहेगा कौन सा? संयोजी ऊतक। देखो आगे क्या है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। देखिए नाम से ही पता हो जाना चाहिए, पहले समझ लो। संयोजिक मतलब जुड़ना, संयोज मतलब क्या करना? जुड़ना, है ना। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में क्या होती है? कम जुड़ी हुई होती है और अंतर कोशिका में अधात्री में क्या होती है? धसी रहती है। और यह जो अधात्री है वो किसके रूप में? तो जेली की तरह सघन, तरल या क्या होता है? कठोर होता है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुरूप क्या होती है? बदलते रहती है।
रक्त भी क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त भी किस प्रकार का है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यानी जो ब्लड में जो लिक्विड फॉर्म में है उसे क्या कहा गया, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या पाया गया, लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी बोलते हैं, कोशिका बोलिए कनिकाएं बोलिए, श्वेत रक्त कनिकाएं है ना डब्ल्यूबीसी, तथा प्लेटलेट क्या होता है, मतलब रहता है हम लोग के ब्लड में क्या क्या, तो प्लाज्मा अधिकांश भाग में है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब क्या रहता है। देखो प्लाज्मा में प्रोटीन तथा क्या हार्मोन भी पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन तथा क्या हार्मोन भी। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है, पहुंचाता है। यानी ब्लड क्या करता है, देखो ब्लड का क्या काम है, गैसों का यानी हम लोग जो ऑक्सीजन श्वास लेते हैं उसको शरीर के क्या पूरे भाग में पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से क्या करना, इकट्ठा करके फेफड़ा में ला करके देना। शरीर में जो हम लोग पचा हुआ भोजन है जिसको हम लोग अवशोषित कर लेता है हमारा आंतरिक अंग है ना, हार्मोन को भी उत्सर्जी पदार्थों को भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है कौन, रक्त। फिर आगे देखो अस्थि संयोजी का उदाहरण है। अस्थि भी यानी अस्थि मतलब क्या, हड्डी, हड्डी भी किसका उदाहरण है, संयोजी उत्तक का क्या उदाहरण है। देखो क्या लिखा है, तो यह शरीर को आकार प्रदान करने का काम करता है। हड्डी यदि नहीं रहता तो क्या मनुष्य का ढांचा इतना बड़ा हो पाता, क्या नहीं हो पाता। तो ये लिखा है, यह शरीर को आकार प्रदान करने का काम करता है और मांसपेशी को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। जैसे पढ़ाते वक्त बोले थे ना कि मूर्ति बनाते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, बांस लगा देते हैं, लकड़ी लगा देते हैं ताकि क्या हो जाए, ढांचा तैयार हो जाए। उसी प्रकार से हम लोग का जब शरीर तैयार है तो हड्डी क्या करता है, आकार प्रदान करता है और मांसपेशी क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। अस्थि कोशिका कठोर अधात्री में धसी रहती है। हड्डी कहाँ पर, पूरे शरीर के बीचों बीच में, देख रहे हो ना पोर्शन में हाथ में छू करके देखिए तो बाहर से भी मांसपेशी, चारों तरफ से मांसपेशी, और हड्डी कहाँ पर, अंदर में धसा हुआ रहता है। हड्डी किसका बना होता है, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। हड्डी किसका बना होता है, कैल्शियम तथा किसका, फास्फोरस का बना होता है। दो अस्थि को आपस में जोड़ रहा है, देख रहे हो जैसे यहाँ पे देखो इस जगह पे हड्डी जुड़ा हुआ है, तो इस जगह पे हड्डी को जोड़ना, एक हड्डी ये है, इधर कितना, दो हड्डी है। यहाँ पे कितना, कंधा से लेकर के यहाँ तक कितने हड्डी, दो हड्डी, एक हड्डी, यहाँ से यहाँ तक कितना, एक हड्डी, और यहाँ से यहाँ तक कितना, दो हड्डी। तो इसको, इस हड्डी को और इस हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। कौन करता है, लिगामेंट। देखो क्या लिखा है, तो दो अस्थि को आपस में जोड़ने का काम संयोजी उत्तक जिसे स्नायु कहते हैं के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। यह उत्तक बहुत लचीला एवं क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम मात्रा में होता है और अस्थियों से अस्थियों को क्या कर लेता है, जोड़ता है। स्नायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट। एक प्रकार का संयोजी उत्तक कंडरा भी है। एक प्रकार का दूसरा संयोजी उत्तक कौन है, कंडरा। कंडरा कौन है, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। हड्डी को किससे जोड़ना, मांसपेशी से। हड्डी को हड्डी से जोड़ना लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ना क्या, लिगामेंट। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना कौन है, कंडरा है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंडोन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंडोन। या अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, या अस्थि को किससे जोड़ता है, मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडोन मजबूत तथा क्या होता है, लचीलापन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। टेंडोन भी क्या होता है, मजबूत तथा क्या, लचीलापन वाला रेशेदार उत्तक होता है। चलो देखो आगे हम लोग वहां अस्थि देखे थे, अब क्या देख रहे हैं, उपास्थि। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, यह भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक का उदाहरण है। उपास्थि भी कैसा है, तो संयोजी उत्तक का उदाहरण है। पढ़ाते वक्त बताए थे ना कि मुर्गा वाला जो मुरमुरा भाग लगता है खाने में हड्डी का, देखा है, उपास्थि है, जिसमें कोशिका के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसमें कोशिका के बीच क्या होता है, पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और किसका बना होता है, शर्करा का बना होता है। किसका बना होता है, शर्करा का। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो नाक में पाया गया, कान में पाया गया, कंठ में पाया गया,
कंठ में जो श्वास नली में क्या होता है, उपस्थित होता है। फिर देखो एक टॉपिक से एरियोलर, क्या है एरियोलर। एरियोलर भी क्या है, संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशी के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों की अस्थि के मध्य में पाया जाता है। एरियोलर कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो त्वचा और मांसपेशी के बीच जो रक्त नलिका है, ये जो त्वचा है और उसके नीचे क्या मांसपेशी है, उसके बीच में जो रक्त नलिकाएं चलती है, जैसे हम लोग यहाँ कट गए तो ब्लड तो यहाँ से भी निकलेगा ना, चाहे तीरा कटे या ना कटे, तो जिसके कारण से क्या होता है, ये यहाँ पर एरियोलर संयोजी ऊतक उपस्थित रहता है। फिर देखो यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता रहता है। शरीर के अंगों के भीतर के कहीं खाली जगह मिला तो क्या करता है, भरता है, और आंतरिक अंगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है तथा ऊतकों की मरम्मत की में भी सहायता करता है। एरियोलर एक ऐसा चीज है जो हम लोग कहीं कट फट जाते हैं तो कटने फटने की जगह को भरने का काम कौन करता है, एरियोलर करता है। फिर देखो वसामय ऊतक, कौन आया, वसामय ऊतक, जिसको हम लोग चर्बी बोलते हैं दूसरा भाषा में, है ना, फैट जमा हो जाना। वसा को संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे के आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरा रहता है। इस ऊतक की कोशिकाएं किससे भरा होता है, वसा से भरा हुआ होता है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मयी कुचालक का कार्य भी करता है ना। यदि देखते हो जिसका त्वचा अधिक से मोटा हो गया उसको थोड़ा ठंड उड़ क्या होगा, कम लगेगा। फिर देखो पेशीय ऊतक, कौन सा है टॉपिक, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिका का बना होता है। पेशीय ऊतक किसका बना होता है, लंबी कोशिका का, जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। जिसे क्या कहा गया, पेशीय रेशा। यह हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, गति प्रदान करता है। कौन, मांसपेशी। हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ है तो कौन जोड़ा, लिगामेंट। हड्डी को मांसपेशी जोड़ा तो कौन जोड़ा, टेंडोन जोड़ा, है ना, जिसको कंडरा बोला गया। यह हमारे शरीर को क्या करता है, गति प्रदान करने में मदद करता है। देखते हो ना, एक तरफ ये हाथ को देखो, मोड़ करके देखो तो ये एक तरफ सिकुड़ता है तो एक तरफ क्या होता है, फैलता है। पेशीय कोशिका में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो इसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसे संकुचन व प्रसार के कारण गति क्या आसानी से हो जाता है। कुछ मांसपेशी को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, कुछ को हम अपने इच्छा अनुसार गति नहीं करा पाते हैं। अर्थात पेशी ऊतक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, ऐच्छिक पेशी, है ना, अनैच्छिक पेशी और एक कौन सा, हृदय की पेशी। 3 प्रकार का है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ पेशी को हम इच्छा अनुसार क्या कर पाते हैं, गति करा पाते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान कोशिकाओं को यानी विद्यमान पेशी को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर क्या करा सकते हैं, गति करा सकते हैं। दौड़ने का मन किया तो हम आसानी से क्या कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं। किसके कारण से, हमारी इच्छा के अनुसार से। तो ऐच्छिक मांसपेशी कहाँ पर, हाथ में पाया गया, पैर में पाया गया। फिर देखो ऐच्छिक मांसपेशी वैसी मांसपेशी जो इच्छा अनुसार कार्य करता है, क्या कहलाता है, ऐच्छिक पेशी कहलाता है। ऐच्छिक पेशी को कंकाल की भी पेशी कहा जाता है, यानी ये हड्डी से जुड़ा होता है, जिसके कारण से इसे क्या कहा गया, कंकाल की पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पेशी सभी हड्डियों से जुड़ा रहता है और शरीर को क्या करता है, गति प्रदान करता है। ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी को क्या कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर ये क्या होगा, लंबा लंबा धागा जैसा दिखाई पड़ेगा। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक धारा रेखियों की तरह प्रतीत होता है। पेशीय ऊतक की कोशिकाएं कैसा, तो बेलनाकार भी हो सकता है, शाखा रहित भी हो सकता है और क्या, बहुनाभीय भी हो सकता है। चलो यहां तक नोट करो। देखो आगे क्या है, अनैच्छिक मांसपेशी। हम लोग ऐच्छिक मांसपेशी देख लीजिए तब लिख लेंगे अभी आगे। अनैच्छिक मांसपेशी किसे कहा गया, वैसी मांसपेशी जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, उसे क्या बोला गया, अनैच्छिक मांसपेशी। एग्जाम्पल में 2 गो दिए हैं, कौन कौन, हृदय के पेशी और कौन सा, आहार नाल की पेशी। हृदय की पेशी हमारे इच्छा अनुसार काम करता है क्या, नहीं, वो जीवन पर्यंत क्या होता है, लयबद्ध है, और लयबद्ध तरीके से क्या होता है, संकुचन और क्या, प्रसंकुचन, यानी फैलता और सिकुड़ते रहता है और पूरे शरीर में ब्लड को क्या भेजता और वापस खींचते रहता है। आहार नली भी उसी प्रकार से है। फिर देखो आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका में किसका, रक्त का प्रवाह एवं संकुचन जैसी गतियां क्या है, ऐच्छिक है क्या, नहीं है।
चिकनी पेशियां, इस अनैच्छिक मांसपेशी को कौन हैंडल कर रहा है? तो चिकनी पेशी, अनैच्छिक पेशी, इनकी गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन कौन कहां पर? तो देखो, आंख की जो पलक है वो बार बार कुछ सेकंड के बाद क्या होता है? अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है, फिर उठ जाता है। आंख की पलक है, मूत्रवाहिनी है, फेफड़ा है, ईटीसी में क्या होता है? ये सब पाया जाता है। फिर देखो, अनैच्छिक पेशी अरेखित पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी रेखित था, अनैच्छिक पेशी क्या है? अरेखित है। हृदय की पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। फिर आगे, हृदय की पेशी को कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी को क्या कहा जाता है? कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एवं केंद्रिकीय वाली होती है। इसके बाद देखो, तंत्रिका ऊतक। कौन दिया हुआ? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का ये फिगर बना हुआ है, देख रहे हो? इस प्रकार से ये फिगर है। इसको पूरा ये जो गोल भरा हुआ है उसे साइटोन कहा गया। क्या कहा गया? साइटोन। ये देख रहे हो जो रेशेदार जैसा निकला हुआ हर एक तरफ, इसे डेंड्रोन बोला गया। क्या बोला गया? और ये देखो, ये यहाँ से इस पोर्शन को क्या बोला गया? एक्सोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोन। इसको क्या बोला गया? साइटोन। इसको क्या बोला गया? ये देखो, धागे जैसी संरचना है, उसको क्या बोला गया? डेंड्रोन। क्या बोला गया? और ये वाला, इसको क्या बोला गया? एक्सोन। क्या बोला गया? एक्सोन। देखो, ये क्या करता है? तो हमारे शरीर में संवेदना या उद्दीपन या प्रेरणा का प्रवाह जिस कोशिका के द्वारा होता है, उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 100 अरब से भी अधिक क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसमें से सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी लंबाई लगभग कितना? 1 मीटर से भी क्या है? अधिक है। तंत्रिका कोशिका के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर से भी क्या है? अधिक है। न्यूरॉन में कोशिका पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है तथा क्या? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। फिर देखो, तंत्रिका कोशिका के 3 भागों में बांटा गया है। बताए ना आपको पहले? साइटोन, डेंड्रोन और कौन सा? एक्सोन। तो साइटोन पहले देखो। साइटोन यह क्या? यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है, जिसके अंदर पाए जाने वाला द्रव्य साइटोप्लाज्मा कहलाता है। देखो यहाँ पे लिख दिए, इसको कोशिका द्रव्य भी लिखे हुए। क्या लिखे हुए? कोशिका द्रव्य। इसमें एक केंद्रक भी पाया जाता है। देख रहे हो, साइटोन में क्या पाया गया? केंद्रक भी पाया गया, है ना? ये किससे? तो प्रोटीन युक्त कण भी पाए जाते हैं। फिर देखो, डेंड्रोन। दूसरा कौन आया? डेंड्रोन। तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग साइटोन से निकलने वाले धागे नुमा संरचना। कैसी संरचना? धागे नुमी संरचना को क्या कहा गया? डेंड्रोन कहा जाता है। यह बाहरी संवेदना के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से क्या? चौथा जुड़ने वाला। एक डेंड्रोन और एक दूसरा कौन? एक्सोन जुड़ता है। ठीक है। फिर देखो आगे कौन लिखा गया? एक्सोन। यह तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग से निकलने वाली एक पतली नलीनुमा संरचना है। तंत्रिका कोशिका से देखो, इससे निकलने वाली एक क्या है? ये पतली संरचना है ना? और ये संरचना क्या कहलाता है? एक्सोन कहलाता है, जिसको हिंदी में तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। ये क्या करता है? देखो, ये तो मुख्य भाग हुआ। ये दूसरे न्यूरॉन से, ये जो डेंड्राइट दिख रहा है, जिसको हम लोग डेंड्रोन भी बोलते हैं, है ना? ये क्या करता है? दूसरे न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करता है, प्राप्त करके यहाँ भेजता है। और ये तंत्रिका क्या करता है? दूसरे को सूचना भेजता है, या संदेश भेजता है, या संदेश ग्रहण भी करता है। वही लिखा है, दूसरे तंत्रिका कोशिका तक क्या करता है? संदेश भेजने का काम। किसका? तो तंत्रिका का। किसका है? एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, सब आपस में क्या हुए? जुड़े हुए। जैसे कोई चींटी काट लेता है तो तुरंत पता चल जाता है ना, कहाँ पर? दिमाग को पता चल जाता है। तो इसी हिसाब से ये सब कौन काम करता है? तो ये कौन? न्यूरॉन काम करता है। कौन काम करता है? चलो रुको, देखिए बोर्ड पे आगे यहाँ पे बताए ना एक्सोन। उसके आगे देखो, तंत्रिका ऊतक को कार्य के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। तंत्रिका ऊतक को किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। देखो क्या है? तो पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिका। पहला कौन बताए? संवेदी तंत्रिका कोशिका। यह तंत्रिका कोशिका ध्रुवीय होता है ना? जो बाहरी संवेदना को क्या करता है? ग्रहण करता है।
बाहर गर्म है, ठंडा है, कुछ काटा चुभा या कुछ हुआ तो कौन ग्रहण करता है? तो संवेदी तंत्रिका कोशिका, है ना। यह हमारी बाह्य संरचना में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? बाह्य संरचना में, यानी त्वचा में पाया जाता है। फिर आया चालन तंत्रिका कोशिका। कौन सा? चालन। यह तंत्रिका बाहरी संवेदना को क्या करता है? आगे बढ़ाने का काम करता है, यानी बाहर से जो ग्रहण किया उसे क्या? आगे बढ़ाने का काम। फिर आया मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। कौन सा? मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। यह तंत्रिका कोशिका शरीर से विभिन्न भागों से मस्तिष्क में, पूरे शरीर से कहां पर ले जाएगा संदेश को? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से फिर पूरे शरीर में ले जाने का क्या करता है? काम करता है। वही लिखा है तंत्रिका कोशिका शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से शरीर के ओर क्या करता है? संदेश पहुंचाता है। फिर देखो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन भी कहते हैं। और ये आप लोग का लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर क्या हो गया? पूर्णतः समाप्त हो गया। चलो नोट करो।